नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम साइंस क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। सिंपली हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में यही पढ़े थे कि रेट इज इक्वल टू, हमने यही पढ़ा था क्या भाई, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम। कि कंसंट्रेशन का चेंज टाइम के साथ उसी को हम कहते हैं रेट। और काइनेटिक्स में इसको एक्सप्रेस करने के लिए कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ कैसे वेरी करता है, एक टूल होता है, उसी को हम कहते हैं रेट। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेट लॉ इक्वेशन। कि रेट लॉ इक्वेशन क्या होता है। देखिए, रेट लॉ इक्वेशन को अगर आप सिंपली केवल एक वर्ड में कहना चाहें, एक लाइन में, तो आप सिंपली बस यही बोलेंगे कि रेट लॉ इक्वेशन एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि रिलेट करता है, किसको रिलेट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ। मतलब कि किसी भी अगर रेट ऑफ रिएक्शन को हमें रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के टर्म में लिखना हो तो उसके लिए हम लोग एक इक्वेशन यूज करते हैं और उसी को हम कहते हैं रेट लॉ इक्वेशन। अब कैसे हम लोग लिखते हैं रेट लॉ इक्वेशन को, आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक जनरल रिएक्शन ले लिया और ये रिएक्शन हमने यही लिया ए बी एंड गिव्स आउट सी। ये हमारा एक प्रकार का जनरल रिएक्शन हो गया। अब हमें इस रिएक्शन का रेट लॉ इक्वेशन लिखना है। तो देखिए, मैंने बताया ना कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, आर। हमने आर सपोज दैट कि रेट ऑफ रिएक्शन आर है और ये प्रोपोर्शनल टू, इट इज प्रोपोर्शनल टू, ये रेट ऑफ रिएक्शन को किसके साथ रिलेट करें, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन ये इंटू बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब आप देखिए कि यहाँ पे ए और बी क्या है, ए बी सी, ये सारे क्या है, ये स्टाइक्यूमेट्री कोफिशिएंट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोग पढ़े हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या लिखे, ये इक्विलिब्रियम अगर ये सेटअप होता है इक्विलिब्रियम, तो यही तो लिखते थे सी की पावर सी अपॉन ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर बी। ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिखा जाता था। तो क्या मैं वही लॉ ऑफ मास एक्शन यहाँ भी अप्लाई कर दूं और क्या मैं ऐसे लिख दूं ए के पावर ए इंटू बी के पावर बी। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही इक्वेशन नहीं है। ये इक्वेशन ऐसे कभी नहीं लिखा जाता है कि आपका जो स्टाइक्यूमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको आप इसके पावर पे लिख देंगे। आप यहाँ पे एक चीज को ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये जो आता है ए टू द पावर जो भी एक्सपोनेंट है, बी के पावर समथिंग जो भी एक्सपोनेंट है, ये हमेशा एक्सपेरिमेंटल होता है। इसलिए हम रेट लॉ इक्वेशन को एक नाम और देते हैं और वो है एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ इक्वेशन, आरएलई रेट लॉ इक्वेशन, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ इक्वेशन। कि ये जो होता है ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी, ये कभी नहीं लिखा जाता है स्टाइक्यूमेट्रिक कोफिशिएंट। तो हम लिखेंगे क्या, तो मान के चलते हैं कि एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कोई और समथिंग पावर, मान लीजिए हमने यक्स ले लिया और बी टू द पावर क्या लिया, वाई ले लिया। इतना क्लियर हुआ। जहां पे एक्स और वाई को हम क्या कह सकते हैं, एक प्रकार का एक्सपेरिमेंटल कोफिशिएंट, यह एक प्रकार का क्या है, एक्सपेरिमेंटल कोफिशिएंट है। और यही एक्स और वाई हमें क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, कि हमारे रिएक्शन का क्या ऑर्डर है, आइदर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। बस आप अभी ये याद रखिए कि जो भी रिएक्टेंट के पावर पे लिखा जाता है वो जो होता है उसी को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल कोफिशिएंट। और ये हमें क्या एक्सप्रेस करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब जैसे अगर यक्स है तो यक्स बताइए किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में लिखा गया है। तो इसका मतलब हुआ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू WRT, विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसी तरह से y क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b। तो x और y अलग अलग a और b का ऑर्डर देते हैं। और अगर हम x प्लस वाई कर दें, मतलब दोनों को सम कर दें, तो फिर हमें क्या निकल जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ
रिएक्शन। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम x और y को सम कर देते हैं। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखिए मैं इसको रफ करता हूं, फिर आगे इसको कंटिन्यू किया जाएगा। तो अभी तक आप लोगों ने ये पढ़ लिया a टू द पावर x इंटू b टू द पावर y। अब यहाँ पे देखिए प्रोपोर्शनल का साइन है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट मान लिया हमने k लिख दिया, k a टू द पावर x इंटू b टू द पावर y। x y क्या है? कोई एक्सपेरिमेंटल कोफिशिएंट है। क्लियर? तो ये आपका जो इक्वेशन बन करके सामने आ रहा है, इसी को हम कहते हैं रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन, इतना क्लियर हुआ? और ये R जो है वो क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये जो यहाँ पे कांस्टेंट K आ रहा है, इसी K कांस्टेंट को हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्लियर हुआ कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी, ये जो कांस्टेंट आता है, इसी K को कहते हैं रेट कांस्टेंट। क्लियर हुआ? अब देखिए, अब हम लोग इसका यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं कि R की यूनिट क्या होगी और K की यूनिट क्या होगी। ठीक, तो देखिए सबसे पहले R रेट बराबर आपने क्या पढ़ा था? चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय क्या पढ़े थे हम लोग? टाइम, यही पढ़े थे। अब देखिए चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का क्या होता है? यूनिट मोल लीटर, मोल लीटर इनवर्स, यही कंसंट्रेशन की यूनिट होती है, अपॉन टाइम की यूनिट सेकेंड। तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो रेट का यूनिट क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और फिर अब हम लोग निकालते हैं रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। तो मान लीजिए अगर कोई रिएक्शन A टू T है, ओके, तो इसका रेट क्या होगा? R इज इक्वल टू K इंटू ये जो है A टू द पावर समथिंग, मान लीजिए हमने n ले लिया। क्लियर हुआ? तो अब देखिए रेट की यूनिट अभी आपने क्या निकाला है? मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। K की ही यूनिट हमें चाहिए, तो K इंटू, अच्छा ये A भी एक प्रकार का क्या है? कंसंट्रेशन ही है। तो कंसंट्रेशन आपका क्या होता है? मोल लीटर, मोल लीटर इनवर्स। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स के पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। इतना क्लियर? तो फिर आप क्या लिख सकते हैं? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू K इंटू, अब ये n का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो ये हो जाएगा मोल के पावर n इंटू लीटर के पावर माइनस n। क्लियर? अब हमें K का ही इसी कांस्टेंट का हमें यूनिट निकालना है, तो इसको आप इधर ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाई, इसको जब आप इधर डिवाइड करेंगे तो ये होगा मोल के पावर n इंटू लीटर के पावर माइनस n। इतना क्लियर हुआ? तो फाइनली आपकी K की वैल्यू क्या आ रही है? यहां मैं रफ करके लिखता हूं। हाँ, तो K की वैल्यू आपकी क्या आ रही है? देखिए मोल की पावर यहाँ पे आप समझिए ये 1 है, इसके एक्सपोनेंट 1 माइनस n, तो हो जाएगा आपका मोल की पावर 1 माइनस n। क्लियर? अब ये माइनस n ऊपर जाएगा तो क्या होगा? प्लस n, और यहाँ माइनस 1, तो n माइनस 1, तो लीटर की पावर हो जाएगा n माइनस 1। और सेकेंड इनवर्स ऑलरेडी है, तो सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका हो गया यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, मोल के पावर 1 माइनस n, L के पावर n माइनस 1, S के पावर माइनस 1। अब जैसे n की वैल्यू अगर 1 रखें, मतलब ये मान लीजिए कि हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिया है, तो इसका आप रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? यहाँ 1 रखिए तो 1 माइनस 1 0, तो किसी की पावर अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1, ये भी 0, तो ये हो गया सेकेंड इनवर्स। तो सेकेंड इनवर्स क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है। तो इस तरह से आप लोगों ने रेट के बारे में पढ़ा और रेट कांस्टेंट के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। अब आप एक चीज और याद रखिएगा कि रेट और रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, इसमें आप समझिए क्या डिफरेंस होता है। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमेशा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के क्या होता है?
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी R इज इक्वल टू फार्मूला ही होता है K C टू द पावर क्या, यानी रेट हमेशा डिपेंड करता है किस पे, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। लेकिन जो रेट कांस्टेंट होता है यह इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के, ये रेट कांस्टेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। साथ ही साथ रेट, ये तो फर्स्ट हुआ, सेकंड रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और वो यूनिट क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये हमेशा कांस्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट कांस्टेंट होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। लेकिन जो रेट कांस्टेंट है उसका हमने अभी फार्मूला डिराइव किया, क्या भाई, मोल के पावर 1 माइनस एन, लीटर के पावर n माइनस एन, सेकेंड इनवर्स। ये डिपेंड करता है कैसा वो रिएक्शन है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, रेट कांस्टेंट की यूनिट चेंज हो सकती है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हमेशा कांस्टेंट होती है। और हमने पढ़ा ये सबसे मेजर डिफरेंस है कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा डिपेंड करता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे, लेकिन रेट कांस्टेंट वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के क्या होता है, इंडिपेंडेंट, मतलब उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया रेट लॉ इक्वेशन क्या होता है, ओके, और हमने पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है। बस एक लास्ट चीज हम आपको समझा दें, वो है कैसे डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन लिखते हैं। बस सिंपल सा है, बस याद ध्यान रखिए। मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है और ये मान लीजिए हमें बी दे रहा है, क्लियर, ये हमारा रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम रेट के बारे में पढ़े, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए के पावर ए, यक्स मान लीजिए यक्स होगा, ये तो होता नहीं है। हाँ, ये एक्सपेरिमेंटल, ये इसके बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ओके। तो देखिए, तो अब रेट क्या है आपने बताइए, थ्योरेटिकल रेट क्या है इसका, थ्योरेटिकल रेट हमने क्या पढ़ाया था आपका, डिफरेंशियल -1/a और dA ओवर dt, dA ओवर dt, इसे डिवाइडेड भी पढ़ सकते हो, ओवर भी पढ़ सकते हो, d कंसंट्रेशन ऑफ A ओवर dt। तो आप, और एक्सपेरिमेंटल रेट क्या है, एक्सपेरिमेंटल रेट हमने क्या निकाला है, ये a टू द पावर यस, a टू द पावर यस। तो हमेशा थ्योरेटिकल रेट एक्सपेरिमेंटल रेट के बराबर होता है। तो थ्योरेटिकल रेट क्या है, -1/a और dA ओवर dt इज इक्वल टू k इंटू a टू द पावर यस। और यही जो वैल्यू आती है इसी को हम लोग कहते हैं रेट लॉ इक्वेशन, रेट लॉ इक्वेशन। तो आप लोग इस तरह से किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ इक्वेशन लिखना सीख जाएंगे। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।